हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं एक बार फिर कुंदन सिंह। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, और वर्णमाला हम स्वर कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ व्यंजन और व्यंजन के भेद भी पूरे कर चुके हैं। और हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का उच्चारण। क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजनों का उच्चारण स्थान। और उसमें भी हम कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि अघोष, सघोष और अल्पप्राण, महाप्राण। जैसे मैंने बताया था कि हम अब एक सारणी बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किसे वर्ण को क्या कहा जाता है, कौन से वर्ण को क्या कहा जाता है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने लिखा कचट तप, और दूसरा लिखा मैंने कतमु दयो। अब आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है। देखिए, मैंने क्या लिखा? कचट तप, कचट तप और कतमु दयो। तो यहां से ये अर्थ, कचट तप जो अर्थ निकालता है वो निकालता है कैवर्ग, चावर्ग, टावर्ग और तावर्ग और पावर्ग। और देखिए, और कतमु दयो मतलब कंठे क्या होंगे? कंठे, तालव्य, मूर्धा या मूर्धन्य, दंते और ओष्ठे क्या होंगे? ओष्ठे। तो यहां से आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, जो कावर वाला होगा वो कहलाएगा कंठे, जो चावर वाला होगा वो कहलाएगा तालव्य, जो टावर वाला होगा वो कहलाएगा मूर्धा या मूर्धन्य, और जो तावर वाला होगा वो कहलाएगा दंते, जो पावर वाला होगा वो कहलाएगा ओष्ठे। क्या कहलाएगा? ओष्ठे कहलाएगा, ओष्ठे। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने कल पढ़ाया आपको अघोष, अघोष और सघोष। मैं बताया कि विषम संख्याओं पर आने वाले, जैसे कि पहला प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कहलाते हैं अघोष। क्या होते हैं? अघोष। क्या होते हैं? अघोष। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? सघोष। क्या होते हैं? सघोष। अब देखिए, मैंने पढ़ाए थे अल्पप्राण, महाप्राण। तो पढ़ाए थे अल्पप्राण और महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीसरा, यानी विषम संख्याओं पर आने वाले वर्ण, विषम संख्याओं पर आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। और महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, यानी सम संख्याओं पर आने वाले वर्ण, सम संख्याओं पर आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। देखिए, तो अब समझ, जितना मैं समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपके। एक बार और समझ लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो हमारा होगा कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। ऐसे ही पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। और देखिए, ऐसे ही क्या वर्ग वाला हमारे क्या होंगे? कंठे। ये क्या सब कराएंगे? हमारे कंठे। ये कराएंगे तालव्य, ये कराएंगे मूर्धा या मूर्धन्य, ये कराएंगे दंते, और ये कराएंगे ओष्ठे। कहलाएंगे ओष्ठे। अब देखिए, कुछ वर्ण और कुछ वर्ण देखते हैं हमारे, जिनमें स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। तो जो कंठे होंगे वो अ, अह और है होंगे। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, जो कंठे होंगे क्या होंगे? अ, अह और है। और जो तालव्य होंगे क्या होंगे? तालव्य ई, ई, स, या, ई, स, या। और जो मूर्धा और मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य होंगे वो श और ऋण और ढ और ढ। ठीक है, ये क्या होंगे? हमारे मूर्धन्य होंगे। क्या होंगे? मूर्धन्य। और जो दंते होगा क्या होगा? दंते वो ये सा होगा। क्या होगा? ये वाला स होगा। और जो ओष्ठे होंगे क्या होंगे? ओष्ठे वो क्या होंगे? उ। क्या होंगे? उ। अब एक विशेष बात यह है कि ये जो पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कहलाता है
अनुनासिक या नासिकीय कहलाता है, अनुनासिक या नासिकीय। तो अनुनासिक नासिकीय क्या होता है, जिन वर्णों का प्रयोग नाक से किया जाता है, मतलब हवा नाक से निकलती है, उन्हें बोलते हैं नासिकीय या अनुनासिक वर्ण। अब इनमें एक मोस्ट ध्यान रखना, ये वाला अंग जो होता है ये भी क्या होता है, अनुनासिक या नासिकीय होता है। क्या होता है, अनुनासिक या नासिकीय होता है। अब देखिए मैं लिखे कंठ और तालु, आप समझ लोगे, इन्हें बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। अब कंठ जो कंठ से बोले जाएंगे, तालु जो तालव्य से बोले जाएंगे। तो कंठ, अब मैंने बताया कंठ कौन से होते हैं, कवर वाले, और उसमें कौन सा आते हैं, आ और आ कौन सा कंठ, और इसमें कौन सा तालु, और क्या है तालु, क्या है तालु, जो तालु से बोले जाएंगे। अब तालव्य कौन से होते हैं, ई और ई। तो इन दोनों को मिलाकर जो बोले जाएंगे, इन दोनों को किसे, कंठ और तालु को मिलाकर बोलेंगे कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य। अब कंठ तालव्य कौन से होंगे, ये वाला ए और ये वाला ए, ठीक है। अब देखो ये वाला ए मिक्स मिलकर होता है ए और ई से, ये वाला ए और ऐसे। तो ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा कंठ है, ये क्या तुम्हारा तालव्य, क्या तालु, कैसे हो जाता है, तालु से कहलाया हमारा कंठ तालव्य, कहलाया कंठ तालव्य। अब देखिए कंठ ओष्ठ है, जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे, कंठ और ओष्ठ से। तो ये कंठ कौन सा हमारे, आ और आ, और जो ओष्ठ जो है वो उ और उ, जो इन दोनों को मिलाकर जो बोले जाएंगे कहलाएंगे कंठ ओष्ठ कहलाएंगे। देखिए कौन से, आओ और आओ, आओ और आओ, ठीक है, ये कहलाएंगे हमारे कंठ ओष्ठ कहलाएंगे। आओ किसमें बने हो गए, ये ओ, आ और उसे, वाला आओ इससे और इसे, ठीक है। अब देखिए अब बतर से ये दंतमूल, तो बतर से ये दंतमूल, जो वर्ण दांतों से ऊपर और मसूड़ों से नीचे बोले जाते हैं, और ये बोलते हैं बतर से, ये दंतमूल बने बोलते हैं। इसे ना, ला, र और से, कौन से, ना, ला, र और से। अब देखिए अब मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या रहेगा हमारा, अनुनासिक नासिक रहेगा। अब इसी में देखिए मैंने बताया अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, अघोष और सघोष, महाप्राण अल्पप्राण। अब वो विशेष नोट देखिए, जो अघोष होते हैं मैंने समझा दिया कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। लेकिन उसके साथ साथ स और स और ये वाला स क्या होंगे, हमारे अघोष वर्ण होंगे, मतलब पहला और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और स और स और वाला स, ठीक। अब सघोष वर्ण देखो कौन से होंगे, सघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और साथ साथ में या, र, ल, बे और ये वाला है इंपोर्टेंट, ठीक, ध्यान रखना, ये वाला है क्या इंपोर्टेंट, और तुम्हारा क्या, चा, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो ये क्या होते हैं हमारे, और ये क्या होते हैं, मैं सब पढ़ा दी तुम्हें, ठीक है। अब देखिए अब कौन से हमारे अल्पप्राण, तो कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और साथ में या, र, ल, व। और महाप्राण कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और साथ में कौन से होंगे, स और ये वाला स और ये स और है, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, क्या होंगे हमारे, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। और देखिए अब आगे हम देखते हैं जो इनसे बनने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए अब जो हमारे वर्ण शेष बचे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो शेष वर्ण हैं देखते हैं। जैसे पार्श्विक वर्ण तो होता है हमारा ल, क्या होता है ये, ल, ठीक है। अब एक पार्श्व वर्ण क्या होगा हमारा, ल। अब लुंठित या इसे बोलते हैं प्रकंपित वर्ण, तो कौन सा होता है, वो होता है र, कौन सा होता है, र, ठीक। हम होते हैं आगत व्यंजन, जो बाहर से आए हैं इन्हीं बोलते हैं ग्रहित व्यंजन। तो ये जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं नुक्ता, क्या बोलते हैं, नुक्ता, या इसे बोलते हैं तल बिंदु, ये बिंदु तल, ठीक है। तो कौन होता है ये, इन्हें बोलते हैं आगत व्यंजन, क, ख, ग, ज और फ, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व वर्ण, युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व वर्ण कौन से हैं, जब एक ही ध्वनि का संयुक्त रूप हो, अर्थात पहले आधा व्यंजन फिर उसी व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन हो, क्या हो, स्वर सहित व्यंजन। हम कह सकते हैं कि पहले स्वर रहित व्यंजन हो फिर उसी का स्वर सहित व्यंजन हो, तो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण कहलाता है, कहलाता है द्वित्व वर्ण। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि ये संधि के रूप में ना हो, किस रूप में ना हो, संधि के रूप में ना हो। अगर ये संधि के रूप में टूट जाएगा तो द्वित्व वर्ण नहीं होगा। देखिए जैसे पक्का, कच्चा, बचपन, छप्पन,
पप्पू, क्या ये टूट रहे हैं संधि के रूप में? नहीं टूट रहे, किसी प्रकार संधि के रूप में नहीं टूटेंगे। अगर टूट जाते हैं तो कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे देखो मैंने क्या परिभाषा किया है, परिभाषा भाई पहले स्वर रहित, मतलब क्या होगा? स्वर रहित मतलब आधा व्यंजन, देखिए आधा व्यंजन है, फिर उसके बाद उसी का स्वर सहित, उसके बाद उसी का स्वर सहित, हमारे क्या है इसका स्वर सहित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा का। अब देखिए ऐसे ही इच्छा, ये क्या स्वर रहित, फिर क्या हो जाएगा? स्वर सहित। ऐसे ये स्वर रहित फिर स्वर सहित, ऐसे ही स्वर रहित और स्वर सहित, ऐसे ये स्वर रहित और स्वर सहित। तो कहने का मतलब ये हुआ, जहां दो द्वित व्यंजन की बात चलेगी तो जहां पहले स्वर रहित व्यंजन हो और उसी का क्या हो? स्वर सहित व्यंजन हो, तो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है द्वित वर्ण कहलाता है। कहलाता है द्वित वर्ण। जैसे वो ले सकते हैं हम, जैसे दिल्ली, दिल्ली, देखिए ये क्या है? यह स्वर रहित व्यंजन, क्या? स्वर रहित व्यंजन। और ये क्या है? स्वर, इसी का स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन। और इसकी संधि होगी नहीं, और संधि हो जाए इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। जब जहां संधि ना हो और इससे कोई अर्थ ना निकले तो वहां क्या हो जाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा युग्मक ध्वनियां या द्वित वर्ण। क्या कहलाएगा? युग्मक ध्वनियां या द्वित वर्ण। अब देखिए, अब कंफ्यूजन रहती है हमें, के वाला राग कौन सा है, ये वाला राग कौन सा है और ये वाला राग कौन सा है, ठीक है, और ये वाला राग कौन सा होता है। देखिए जैसे हमने लिखा ट्रक, क्या लिखा? कर्ण, क्या लिखा? प्रवेश। तो ये वाला जो राग होता है ट्रक वाला, ये होता है स्वर सहित। क्या होता है? स्वर सहित। और इसे बोलते हैं तैरता राग। क्या बोलते हैं? तैरता राग। ये होता है स्वर रहित मतलब आधा, ठीक है, आधा व्यंजन। अब देखिए इसमें ये रा पूरा और ये पा आधा, तो ये पा जो हुआ वो स्वर रहित, क्या हुआ? स्वर रहित। ये क्या हुआ? स्वर सहित। क्या हुआ? ये वाला रा स्वर सहित। तो यहाँ से पहचानी पड़ती है, ये वाला जो रा होगा वो होगा स्वर सहित, और ये वाला जो रा होगा वो होगा स्वर रहित, और ये वाला जो रा होगा ये भी क्या होगा? स्वर सहित, स्वर सहित। अब जो ये रीढ़ होता है, जैसे लिखते हैं कृपा, क्या लिखते हैं? कृपा, ठीक है, और लिखते हैं पितृ, तो क्या होता है हमारा? ये रीढ़ जो होता है ये होता है स्वर सहित। क्या होता है? स्वर सहित। तो आपकी वर्णमाला हो गई कंप्लीट, और इसके हम आने वाले समय में प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और आने वाले समय हम करेंगे, अगला टॉपिक रहेगा हमारा शब्द। नमस्कार और धन्यवाद।